हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 14 के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेनली इसमें तीन चेंजेस हैं, ये तीन, ठीक है। जिसमें से एक ये ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसका तो ज़्यादा रिलेशन नहीं है मेन कोड से। और बाकी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सर्वर एक्शंस एंड पार्शियल प्री रेंडरिंग, ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट 13 में क्या था? 13 में सर्वर एक्शंस एक्सपेरिमेंटल फेज में थे। तो हमें इसे यूज करने के लिए सबसे पहले अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग में हमें ये डालना पड़ता था, एक्सपेरिमेंटल सर्वर एक्शन ट्रू, ठीक है। देन हम इसको यूज करते थे। बट हम 14 में 14 में हम क्या करेंगे कि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सर्वर एक्शन क्या है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक टू डू सिंपल सी टू डूज ऐप बनाई है ना। इससे हम सर्वर एक्शंस का डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है वो। तो देखते हैं, इसके कोड पे जाते हैं। तो मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसका कोड है। तो सबसे पहले क्या है, एक H1 टैग है, उसमें डेली टू डूज है, वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है ना, ठीक है। देन एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर दो चीज़ है। मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर दो चीज़ है, इनपुट टैग एंड बटन। ये बटन कहाँ से आ रहा है? ये कंपोनेंट बनाया है जिसमें बटन है, सिंपल। उसमें एक बटन है ऐड टू डू, है ना। तो ये हो गया। एंड और बाकी क्या है, ये लिस्ट जो मेरे बैकएंड से आ रही है उसको मैं यहाँ पे मैप के थ्रू शो कर रहा हूँ। और बैकएंड क्या है, प्रिज्मा में हमने एक प्रिज्मा ओआरएम है और हमने मोंगोडीबी यूज किया है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये उसका स्कीमा है, हमने मोंगोडीबी यूज किया है, ठीक है। तो मोंगोडीबी का स्कीमा जो हमारा टू डू है उसका स्कीमा एक आईडी है और दूसरा टाइटल, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी क्या है, यहाँ पे हमने एक क्लाइंट बनाया है प्रिज्मा का, ठीक है। तो ये बेसिक स्टफ हो गया। तो ये हो गया हमारी वेबसाइट के बारे में। तो अब हम देखते हैं सर्वर एक्शंस के बारे में। तो जब सर्वर एक्शंस नहीं था तो उससे पहले हम क्या करते थे, अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें कुछ ऐसे करना पड़ता था। यहाँ पे हम लिखते थे ऑन सबमिट, एंड इधर हम एक फंक्शन लिखते थे हैंडल सबमिट, है ना। और यहाँ पे क्या करते थे, हम हैंडल सबमिट लिखते थे। तो मैंने ये फंक्शन लिख लिया, ये एरो फंक्शन है। और यहाँ पे हमें एक ई मिल जाता था, इसका टाइप दे देता हूँ मैं एनी अभी के लिए, ठीक है। और फिर हम क्या करते थे, हम करते थे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और हम यहाँ से कंटेंट ले लेंगे, जो हमें कंटेंट है। ये अभी मैं मतलब सर्वर एक्शंस नहीं बता रहा, अभी ये हम पहले का प्रोसेस समझ रहे हैं कि पहले हम कैसे करते थे, ठीक है। तो हम एक ऑन सबमिट फंक्शन लिखते थे, हैंडल सबमिट, और उसको ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। और यहाँ पे हम अपना डेटा ले लेते, जो भी डेटा था। मान लो मैं कंटेंट में ले लेता हूँ, डेटा कैसे मिलता था, ई डॉट टारगेट डॉट कंटेंट डॉट वैल्यू। ये कंटेंट क्या है, जो नेम, जो इसका नेम है कंटेंट, है ना। तो कंटेंट हमें मिल गया। और देन फिर हम क्या करते थे, हम फैच कॉल कर देते थे। या तो हम फैच कर सकते थे या फिर हम एक्जियोस से करते थे, है ना। तो फैच में कैसे करते थे, फैच में पहले हमें राउट देना होता था उसका। मान लो एपीआई सबमिट राउट, ये उसका राउट है सबमिट। और यहाँ पे हम मेथड्स दे सकते थे कि वो गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। तो इस केस में पोस्ट, एंड हम बॉडी दे देते थे जो कि जेसन डॉट
स्ट्रिंगिफाई करके कंटेंट, है ना, ऑब्जेक्ट में कंटेंट हमें ऐसे करना पड़ता था, और हमें ये वाला राउट बनाना पड़ता था एपीआई सबमिट का, या फिर अगर हम फेच कॉल करते थे तब भी हमें ऐसे ही राउट बनाने पड़ते थे, जो भी हमारा राउट होता था, मान लो एपीआई सबमिट, है ना, और इसमें भी हम कंटेंट पास कर देते थे, ये करना होता था ना हमें। तो ये काफ़ी हेक्टिक था, तो इस वजह से सर्वर एक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। तो अब हम सर्वर एक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, तो वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो ये तो मैंने, इन्होंने भी यही बताया कि पहले हम ऐसे यूज़ करते थे। ये कब हुआ था, नेक्स्ट 9 में इंट्रोड्यूस हुआ था एपीआई राउट, ठीक है। तो अब सर्वर एक्शंस आ गए तो काफ़ी इजी हो गया है इसको यूज़ करना। तो सर्वर एक्शंस कैसे यूज़ करेंगे, हम अपने फॉर्म में एक्शन लिखेंगे एक, तो इसको हटाते हैं और लिखते हैं एक्शंस, यहाँ से ये भी हटा देते हैं। तो अब हम करते हैं अपना सर्वर एक्शंस का यूज़। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्शंस, हाँ एक्शन, ठीक है, इक्वल टू, हाँ इसका नाम दे देते हैं, जैसे इन्होंने क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम दे देते हैं ऐड टू डू, क्योंकि हमारी टू डू एप्लीकेशन है ना ये वाली, इसलिए हमने ऐड टू डू नाम दे दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये ऐड टू डू फंक्शन बनाना है, जैसे इन्होंने ये क्रिएट फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, तो ऐड टू डू, ये भी क्या है, एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा फॉर्म डेटा, तो फॉर्म डेटा, और इसमें यहाँ पे टाइप फॉर्म डेटा, है ना, सेम यही वाला लिख रहा हूँ मैं, बस टू डू के लिए लिख रहा हूँ। तो फॉर्म डेटा टाइप हो गया, सिंपल। और अब हमें क्या करना है, हमें जो अपना टू डू है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके पहले हमें जो हमारा, जो यहाँ पे सबमिट होगा, जो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, वो हमें लेना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे लेंगे, कॉन्स्ट कंटेंट में ही ले लेते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू, वो कहाँ से मिलेगा हमें, फॉर्म डेटा डॉट गेट कर लेंगे हम, क्या, कंटेंट। ये कंटेंट कहाँ से, मैंने बताया था कि जो भी ये नेम है उससे हमें, इसमें हमें कंटेंट मिल जाएगा, मतलब जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो हमारा इसमें कंटेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपना जो डेटाबेस था, प्रिज्मा डेटाबेस, टू डू, प्रिज्मा में टू डू स्कीमा, तो उसमें हमें क्रिएट करना है। तो उसको क्या करेंगे हम, प्रिज्मा डॉट टू डू डॉट क्रिएट, है ना, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, डेटा, कैसे, हमारा क्या नाम था, टाइटल, हमने स्कीमा टाइटल पास किया था ना, टाइटल, और ये कंटेंट, और टाइप के लिए, इसके लिए ये स्ट्रिंग, है ना, का टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम इसको डेटा में, अपने डेटा में सेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको मोंगोडीबी दिखा देता हूँ इसका, तो ये इसका है, इसमें अभी एक एंट्री है जो है की है लर्न सर्वर एक्शंस, जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये डेटा है, तो इसके लिए एसिंक्रोनस कॉल करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अवेट, और यहाँ पे इसको एसिंक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। ये सिंपल हो गया हमारा, रेडी, ठीक है। तो हमने ये ये सिंपल हमने लिख लिया। अब हमारा क्या मिस है एक, कि हमें यूज सर्वर भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज सर्वर, ऐसे। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक टू डू ऐड करता हूँ मैं, गो टू जिम, लेट्स सपोज गो टू जिम एंड ऐड टू टू डू, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब देखते हैं हमारे डेटाबेस में वो ऐड हुआ है या नहीं, रिफ्रेश करते हैं इसको।
तो यहाँ पे तो ये ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी 2 एंट्रीज हो गई हमारे डेटाबेस में, बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये रीवैलिडेट नहीं हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पे 2 लिस्ट आ जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे अब 2 आ गया। तो इसमें क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, जब भी हम उसमें डेटा पास करते हैं तो हमें रीवैलिडेट करना पड़ेगा इस वाली लाइन को, ठीक है। इस वाली लाइन को रीवैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रीवैलिडेट पाथ का यूज़ कर लेंगे। तो मैं कैसे करूँगा, रीवैलिडेट पाथ, है ना। रीवैलिडेट पाथ लिखा और हम इसमें क्या पास कर देंगे, जो हमारा पाथ होगा। तो हमारा पाथ क्या है, अभी तो स्लैश पे ही है ना, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 स्लैश, है ना। तो हम स्लैश पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको रीवैलिडेट करेगा अपने पूरे इस लाइन को, है ना। और जो भी डेटा में होगा वो हमें शो कर देगा। तो अब इसको सेव करते हैं और अगेन ऐड करते हैं, गो टू पार्क, लेट सपोज। अब ऐड टू डू पे क्लिक करते हैं, तो ये रीवैलिडेट करके हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा ऐड हो गया। तो अब हम अपने डेटाबेस में भी देखते हैं कि वो ऐड हुआ है या नहीं। अगेन इसमें रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, पर ये सर्वर एक्शंस तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ अभी बचा है। देखो, पहला तो जब भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है फॉर्म, है ना। फॉर्म रीसेट नहीं हो रहा है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसके आगे का पढ़ते हैं हम कि इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने रीवैलिडेट देख लिया, ये रीडायरेक्ट तो इजी है रीडायरेक्ट करने के लिए, और कुकीज़ हम फॉर्म में सेट करने के लिए, सेट और गेट करने के लिए, ठीक है। ये तो आप अपने आप कर लेना है, काफ़ी इजी है। तो अब हम देखते हैं यूज़ फॉर्म स्टेटस एंड यूज़ ऑप्टिमिस्टिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमें क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, हमें इसको रीसेट करना है फॉर्म को, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्लाइंट साइड में एक्शन यूज़ करना होता है, तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कंपोनेंट में एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा, एक और फ़ाइल बनाऊँगा, जिसका नाम होगा टू डू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको क्लाइंट साइड में इसको रेंडर करेंगे। तो उसके लिए हम, क्योंकि हमें चेंजेस करने हैं ना, मतलब हमें इसको मतलब कॉल करने से पहले हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। एक तो हमें इसको रीसेट करना है इस फॉर्म को, है ना। और दूसरा क्या करना है, हमें हमें उस फॉर्म का स्टेटस चेक करके हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लो अगर स्टेटस पेंडिंग है तो हम कर सकते हैं एडिंग, ठीक है, जब तक वो टाइम ले रहा है उसको ऐड करने में। और हमें क्या करना है, हमें यूज़ ऑप्टिमिस्टिक का यूज़ करना है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे मतलब काफ़ी फास्ट हम यूआई को अपडेट कर सकते हैं, जैसे लिखा है हैंडल ऑप्टिमिस्टिक यूआई अपडेट्स, है ना। तो हम ये 3 चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग में, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में बाँट देंगे। तो एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे, जिसका नाम होगा टू डू कंपोनेंट, टू डू कंपोनेंट डॉट tsx, है ना। तो इसमें हम अरे fc कर देते हैं और इस लाइन को हटा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन बन गया अभी। इसमें हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को रेंडर कराएंगे, है ना, इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म को मैं यहाँ से कट करके अपने टू डू कंपोनेंट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी ये बोल रहा है बटन नहीं है, तो इसको बटन प्रोवाइड कर देते हैं, बटन कंपोनेंट से, और
ऐड टू डू। ऐड टू डू के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्शन बनाएंगे। तो हम एक फोल्डर बनाते हैं, एक्शन, एक्शंस, ठीक है। अब उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे, एक्शन डॉट एक्शंस डॉट टीएस, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा टू डू वाला फंक्शन था वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कट कर लेता हूँ और अपने एक्शंस में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें हम काफ़ी सारे एक्शंस बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज सर्वर को टॉप पे डाल देंगे एंड इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया ताकि हम उसको टू डू में अपना यूज कर ले, है ना। और रीवैलिडेट पाथ को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, है ना। और हमें क्या चाहिए, प्रिज्मा चाहिए। तो हमने जो हमारा प्रिज्मा था ना यहाँ पे, हमें यहाँ पे कहाँ से मिल रहा था, लिप्स से, है ना। तो यहाँ पे भी हम प्रिज्मा इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्रिज्मा हम मैन्युअली कर लेते हैं, इंपोर्ट प्रिज्मा फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एप्स, ऐप में लिप्स में जाके प्रिज्मा डीबी, है ना। यहाँ से हमने प्रिज्मा मिल गया हमें, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है। तो ये हमें एक्शन से हमें ऐड टू डू मिल गया, ठीक है। इतना तो हो गया। अब अब इसको सेव करते हैं। हाँ, इसको सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं। तो अभी इसमें अब हमें ये टू डू कंपोनेंट हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ से पे हम क्या करेंगे, टू डू कंपोनेंट, है ना। और अब ये वापस से वैसे ही हो गया। और इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं वापस अपने इसमें, देखते हैं कि सब वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसमें हम एक और डालते हैं, गो टू या फिर गो टू वर्क, है ना। अब इसको ऐड करते हैं। तो ये गो टू वर्क हो रहा है, मतलब पहले जैसे वर्क कर रहा है। अभी भी ये फॉर्म को रीसेट नहीं कर रहा है, मतलब हमने इसको एक तरह से क्लाइंट कंपोनेंट में इसको बांट लिया, है ना। और इसको हम क्या करेंगे, हाँ ये हमारा ठीक है, एक्शन, ठीक है ना। इसको हम यूज क्लाइंट दे देंगे क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है ना। यूज क्लाइंट, क्लाइंट साइड में रेंडर होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्लाइंट बना दिया यूज क्लाइंट से, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्म को रीसेट करना है। जब भी हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो हमें फॉर्म को रीसेट करना है ना। एक बार रिफ्रेश करके देखा, कोई एरर नहीं है। और हम क्या करते हैं, अपने डेटा को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 एंट्री है, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, सिर्फ एक एंट्री रख लेते हैं। और अब रिफ्रेश करते हैं तो अब एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब इतना ठीक है। तो अब हमें इसको फॉर्म को रीसेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज रेफ का यूज करेंगे और इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज रेफ लेना पड़ेगा। यूज रेफ ये हमने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से। एंड इसमें हम क्या पास कर देंगे, इनिशियली इसकी वैल्यू होगी नल। और क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो इसका टाइप भी दे देता, वो होगा HTML फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट। और इसका एक इंस्टेंस ले लेते हैं विच इज कॉन्स्ट रेफ, ठीक है।
और अब हम एक्शंस को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसका फंक्शन में पास करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर ले। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे भी फॉर्म डेटा मिल जाएगा, फॉर्म डेटा, है ना। और उसको क्या करेंगे हम, एक फंक्शन में लिख लेंगे, है ना। और ये फंक्शन कैसा होगा, एसिंक्रोनस, क्योंकि इसमें हमें टू डू कॉल करना है ना। तो उसको क्या करेंगे हम, अवेट एड टू डू, और यहाँ पे हमें फॉर्म डेटा पास करना है। मेक सेंस। तो अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो, यहाँ से हमें फॉर्म डेटा मिल रहा है, हमें यहाँ पे इसको फॉर्म डेटा प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें एक्शन में क्या है, हाँ यहाँ एक्शन में क्या है, हमें फॉर्म डेटा मिल जाएगा यहाँ से, है ना। उसको मैं ऐड टू डू में पास कर रहा हूँ फॉर्म डेटा को, यहाँ पे फॉर्म डेटा जा रहा है ना। और उसको मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं ये करने का फायदा क्या हुआ, ताकि मैं इस ऐड टू डू को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकूं। मतलब जो मेरा फॉर्म है उसको ऐसे या तो रीसेट कर सकता हूँ, या फिर मैं बाकी उसमें पेंडिंग स्टेट वगैरह यूज कर सकता हूँ, और यूज ऑप्टिमिस्टिक भी यूज कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, हमने रेफ लिया था, तो सबसे पहले रेफ को इसमें असाइन कर देंगे, रेफ इज इक्वल टू रेफ, ठीक है। और अब क्या करेंगे, रेफ डॉट करेंट डॉट रीसेट, रीसेट, ठीक है। तो ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने नल वैल्यू प्रोवाइड की है ना, तो ये नल हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऑप्शनल कर देंगे ताकि ये नल भी हो, अगर कोई वैल्यू हो तो भी हो, तो रीसेट हो जाए फॉर्म। तो अब इसको सेव करते हैं और ऐड करते हैं कुछ, अगेन गो टू जिम ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि ये रीसेट होगा या नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड टू डू, तो यहाँ से ये रीसेट हो गया और यहाँ पे ऐड भी हो गया, है ना। तो इतना हो गया। अब हमने हमने तीन चीज में से एक चीज कंप्लीट कर ली। तो हमारी क्या क्या बचा है, अब हमें यूज करना है यूज फॉर्म स्टेटस और यूज ऑप्टिमिस्टिक, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको और समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं यूज फॉर्म स्टेटस। तो ये तो काफी इजी है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे हमें पढ़ना था यूज फॉर्म स्टेटस, स्टेटस, है ना। तो यहाँ से हम उसको और भी अच्छी तरह लर्न कर सकते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ कैसे हम यूज फॉर्म स्टेटस का यूज करेंगे। तो मैंने एक बटन कंपोनेंट बनाया था, उसमें जाएंगे हम और इसको कोलैप्स कर देंगे। यहाँ पे अपने वापस में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सिंपल सा एक हुक है जो हम रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट कर लेंगे, और उसमें से हमें कुछ स्टेट्स मिल जाएगी और डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज फॉर्म स्टेटस, यूज फॉर्म स्टेटस मैंने बताया रिएक्ट डॉम से हमें इंपोर्ट करना है, मैंने वहां से इंपोर्ट किया उसको, यूज फॉर्म स्टेटस को, है ना। और सिंपली इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें से हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे अपनी स्टेटस को, जो कि एक है पॉपुलर पेंडिंग, मेनली हम पेंडिंग ही यूज करते हैं, है ना। तो हमने इसको डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब इस पेंडिंग स्टेट को हम कंडीशनल रेंडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंडीशनली कैसे रेंडर करेंगे, अगर वो स्टेट, जब तक फॉर्म सबमिट हो रहा है तब तक वो पेंडिंग स्टेट में होगा, है ना, पेंडिंग स्टेट में होगा। जब तक वो पेंडिंग स्टेट में होगा तो हम ऐड टू डू की जगह हम क्या शो कर देंगे, एडिंग टू डू, है ना। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको वापस ऐड टू डू, ऐड टू डू, ठीक है। मेक सेंस। बस ये इतना सा ही था, ये यूज फॉर्म स्टेटस, डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा है। अब इसको सेव करते हैं, अगेन ऐड करते हैं,
गो टू पार्क एंड क्लिक करते हैं ऐड टू डू पे। आप यहाँ पे देखना कि जब ये पेंडिंग स्टेट में होगा तो वो एडिंग टू डू शो करेगा। तो ये एडिंग टू डू देन ऐड टू डू है ना। दोबारा देखते हैं, गो टू मान लो पार्क टू, अब इसको ऐड करते हैं तो एडिंग टू डू एंड ऐड टू डू। अब अपने वापस अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 4 लिस्ट है, ठीक है। इसमें से 2 मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी 3 ही कर देते हैं, 1 ही बचा है, ठीक है। अब वापस इसको रिफ्रेश करते हैं तो अपना वहीं पे आ गया। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है यूज ऑप्टिमिस्टिक। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी देखते हैं। और अगर इसको ये बारे में डिटेल में देखना है तो हम इसकी डॉक्स में जा सकते हैं। मैंने बताया यहाँ पे हम यूज ऑप्टिमिस्टिक सर्च कर लेंगे और यहाँ पे ये हम यहाँ से भी इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, है ना। तो अब मैं समझाता हूँ यूज ऑप्टिमिस्टिक। तो यूज ऑप्टिमिस्टिक में हमें क्या करना होगा, यूज ऑप्टिमिस्टिक में क्या होगा कि हम ये जब भी मतलब थोड़ा टाइम लेता है, हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे और मतलब उसको रेंडर कर देंगे। तो देखते हैं कोड में, देखते हैं कि कैसे होगा वो। तो अभी क्या है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर हम देखें तो गो टू जिम एंड ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट यूज ऑप्टिमिस्टिक से काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पेज डॉट टी एस एक्स में जाएंगे और जो हमारा ये लिस्ट है इसको हम फॉर्म में डाल देंगे, अपने टू डू कंपोनेंट में यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे एक फ्रेगमेंट का यूज़ करना पड़ेगा और एक ये एंड सॉरी दोबारा कम, हाँ मैं क्लिपबोर्ड से ले लेता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो ये हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब हमें ये टू डूज देना है, तो उसको हम कैसे दे देंगे, यहाँ से हम प्रॉप्स में पास कर देंगे ये टू डूज। तो टू डूज को हम क्या करेंगे, टू डूज इज इक्वल टू टू डूज, ये हमने प्रॉप्स में पास कर दिया। अब हमें यहाँ पे प्रॉप्स में मिल जाएगा वो टू डूज, और अब इसका हमें टाइप भी देना पड़ेगा क्योंकि हम टाइप्स के में है, तो हम इसका टाइप दे देंगे। पहले बना लेंगे टाइप टू डू और ये होगा हम टाइटल स्ट्रिंग, एक ही था ना वो हमारा, हमने एक टाइटल ही दिया था स्कीमा में अपना, और टाइप टू डू कंपोनेंट प्रॉप्स इज इक्वल टू टू डूज, और ये क्या होगा, टू डू का एरे है ना। इसमें काफी टू डूज होंगे ना, लिस्ट ऑफ टू डूज होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, टू डू का एरे, और सॉरी ये, ठीक है। तो और अब हम इसको टू डूज कंपोनेंट प्रॉप्स को अपने इसको टाइप दे देंगे इसका। तो नाउ दिस इज डन। तो अब यहाँ पे हमें टू डूज मिल रहा है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो एवरीथिंग फाइन्स, है ना। तो अब देखते हैं, वापस एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि ये ऐड हो भी रहा है या नहीं। हमने क्या किया है, अभी अपने बस लिस्ट को हमने टू डूज कंपोनेंट में पुश कर दिया है ना, बाकी यहाँ से प्रॉप्स पास करके एक काफी इजी सा हो गया है ना। हाँ, तो अब इसको देखते हैं कि ये वर्क हो रहा है या नहीं। हम इस पे लिखते हैं गो टू वर्क या फिर गो टू पार्क। अब इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड हो रहा है एंड रीसेट भी हो रहा है, ठीक है। तो पहले जैसा है। अब हमें क्या करना था, हमें यूज ऑप्टिमिस्टिक का यूज करना था। तो
उसके लिए क्या करेंगे हम, अपने इसमें जाके हमें कहाँ पे करना है, जब भी फॉर्म रीसेट हो तो यहाँ पे हमें यूज ऑप्टिमिस्टिक का यूज करना है। यहाँ मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, यूज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स है, तो मैं समझाता हूँ डिटेल में। तो इसका क्या है, पहले तो हमें वो हुक लेना पड़ेगा, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे यूज ऑप्टिमिस्टिक रिएक्ट से, है ना। और इसके अंदर पहला कंपोनेंट होता है टू डूज। ठीक है, फिर अब दूसरा दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पहला आर्ग्यूमेंट तो हमने टू डूज पास कर दिया इसमें। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होता है, तो मैंने फंक्शन दिया और यहाँ पे हमें रिटर्न करना होता है। क्या क्या रिटर्न करेंगे, एक तो जो पहले की स्टेट है, प्रीवियस स्टेट, और दूसरा जो नया टू डू है ना, वो हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो हम वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, इस यहाँ पे स्टेट, प्रीवियस स्टेट और न्यू टू डू, न्यू टू डू। तो न्यू टू डू का टाइप दे देते हैं हम, टू डू ही होगा जो हमने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये इतना है। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये सिंपली यूज स्टेट जैसा होता है। इसमें हम मुझे दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो ठीक है, अभी ये एरर इसलिए क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं किया स्टेट और न्यू टू डू को, तो हम जब स्टेट का यूज़ कर लेंगे तो ये चला जाएगा। तो इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पहला तो एक तो ऑप्टिमिस्टिक टू डूज, मतलब कुछ भी नाम, स्टेट और सेट, जैसे हमें यूज स्टेट में मिलता था ना, अगर हम यूज स्टेट यूज करते थे तो हमें दो चीजें मिलती थी, एक तो मान लो स्टेट और दूसरी सेट स्टेट, है ना। ऐसे होता था ना यूज स्टेट में। इसमें भी यहाँ पे हम इनिशियली कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते थे, ऐसे होता था ना। इसमें भी हमें ये दो चीजें मिलती हैं, पहला तो हम ले लेते हैं, उसका नाम देते थे ऑप्टिमिस्टिक टू डूज, थोड़ा वेरीफाई रहेगा उससे, नेमिंग से, ऑप्टिमिस्टिक टू डूज। और दूसरा क्या कर देते, सेट ऑप्टिमिस्टिक टू डूज, है ना। सिंपली मैं यूज स्टेट की तरह ही इसको लिख रहा हूँ, सेट ऑप्टिमिस्टिक टू डूज। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसका हम यूज नहीं कर रहे यूज स्टेट का। तो अगर मैं इसको पूरा दिखाऊं तो ये हमने यूज स्टेट की तरह यूज ऑप्टिमिस्टिक यूज कर लिया, बट हमने अभी रिटर्न नहीं किया है, तो हम इसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या क्या होगा, एक तो स्टेट और दूसरा न्यू टू डू, है ना। तो उसे हम कैसे रिटर्न करेंगे, हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं जो प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस टू डू है, और अपना न्यू टू डू जो हमें यहाँ से मिल रहा है स्टेट और न्यू टू डू से, है ना। तो हमने ये रिटर्न कर दिया। अब इसको हमें यूज कहाँ कहाँ करना है, एक तो यहाँ पे, और दूसरा अब हम टू डूज डॉट मैप नहीं करेंगे, हम जो हमारा ऑप्टिमाइज टू डूज है ना उसको यूज करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक टू डूज हम उस पे मैप लगा के अपना आइटरेट करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो हमने यूज तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, सेट भी करना है न्यू टू डूज, तो हम यहाँ पे उसको सेट करेंगे। तो सेट ऑप्टिमिस्टिक टू डूज, इसमें क्या सेट करना है हमें, नया टू डूज। तो हम कैसे पास करें, टाइटल, और हमारे पास अब फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा से हम गेट कर सकते हैं, फॉर्म डेटा डॉट गेट, कैसे गेट, जैसे हमने पहले किया था, इसमें क्या पास किया था, कंटेंट। सिंपली ऐसे हम गेट कर लेंगे, और टाइप के लिए इसको एज स्ट्रिंग। ठीक है, अब अब क्या हुआ हमारा, बस इतना ही। जैसे हमने यूज स्टेट को हम यूज करते थे, वैसे ही हमें यूज ऑप्टिमिस्टिक को यूज करना है, और हमें सेट करना है और हमें यूज करना है ना। यहाँ पे हमने यूज किया उसको, यहाँ पे हमने सेट किया उसको। तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम अगेन ऐड करते हैं अपना एक गो टू लर्न सर्वर एक्शन। ठीक है, अगेन ये कर देते हैं सर्वर एक्शन। तो ऐड टू डू पे क्लिक किया, ये इंस्टेंटली यहाँ पे ऐड हो गया और फॉर्म भी रिसेट हो गया, है ना। पहले ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था,
तो अब इसके अंडर द हुड देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कर रहा है, सर्वर एक्शंस कैसे होता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर दिया और यहाँ से अपना इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और नेटवर्क टैब ओपन करता हूँ, है ना। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखते हैं जब भी हम टू डू ऐड करेंगे तो ये कैसे होता है। गो टू लेट सपोज सम गो या फिर डू समथिंग, ठीक है, डू समथिंग। अब मैं इस पे ऐड टू टू डू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कॉल गई है 200 कॉल, देखो ये जो कि यहाँ से 200 पोस्ट कॉल है और लोकल होस्ट 3000 पे। अब इसके पेलोड पे देखते हैं तो देखो यहाँ से वो कंटेंट जा रहा है जो हम भेज रहे थे ना, यहाँ पे टू डू समथिंग हमने जो लिखा था वो यहाँ से कंटेंट गया, है ना। और यहाँ से कुछ वैल्यू जा रही है जो हमारे काम की नहीं है ना। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, मान लो टू एडिंग टू डू, एडिंग टू डू ये लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ तो एक और कॉल गई, है ना। यहाँ पे देखो एडिंग टू डू कंटेंट, है ना। तो अंडर द हुड ये सेम प्रोसेस वही वाला हो रहा है जो हम मैनुअली करते थे, अब ये नेक्स्ट हैंडल कर रहा है। तो इस वजह से सर्वर एक्शन काफ़ी इजी हो जाता है, हमें उसकी केयर नहीं करनी पड़ती कि हमें एपीआई राउट भी लिखना पड़ेगा एंड हमें सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी बेनिफिशियल है। मान लो अगर हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है तो वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ना उसको, लेट सपोज कि यहाँ पे हमने ऐड किया, वो यहाँ पे ऐड हुआ और मान लो हमारे बैकएंड में कुछ दिक्कत हो गई तो हम वो यहाँ से भी उसको रिमूव कर देगा। तो अब हमने सर्वर एक्शन समझ लिया, अब हम समझते हैं पार्शियल प्री रेंडरिंग, ठीक है। तो पार्शियल प्री रेंडरिंग क्या है देखते हैं इसको। तो ये तो थ्योरी है, हम कोड में समझते हैं और इसको कंसेप्ट भी समझेंगे क्या है। बट जैसे हमारा सर्वर एक्शंस था ना, ये क्या है, ये स्टेबल वर्जन है, ठीक है। 13 में ये अनस्टेबल था, ये एक्सपेरिमेंटल फेज में था। ऐसे ही पार्शियल प्री रेंडरिंग 14 में अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। तो इसको हमें एक्सपेरिमेंटल फेज को ट्रू करके हमें यूज करना है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि पार्शियल प्री रेंडरिंग है क्या। तो बेसिकली ये क्या करता है, मान लो हम इस पे जाते हैं, मान लो हमारा कोई एक कंपोनेंट है, अ, ये हमारा कंपोनेंट 1 है ना, ये हमारा कंपोनेंट 1 है। और हमारे एक इस कंपोनेंट में हमें डेटा पास करना है, ठीक है। इसमें डेटा आ रहा है कहीं से और वो डेटा थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। हो सकता है वो डेटा फेल भी हो जाए, क्रैश कर जाए। तो लेट्स सपोज यहाँ से हमें एक डेटा मिल रहा है, अम, हमें डेटा मिल रहा है यहाँ से। तो इस डेटा को आने में कुछ टाइम लगेगा, है ना। इस कंपोनेंट के पास अगर हमारा बैकएंड से कोई कॉल है तो इस डेटा को कंपोनेंट में पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो इस टाइम के लिए उस इस कंपोनेंट को वेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये लोड नहीं करेगा कंप्लीट ये कंपोनेंट। तो पार्शियल प्री रेंडरिंग क्या करता है, इसमें होल टाइप की क्रिएट कर देता है कि ऐसे लेट्स सपोज ये होल। तो ये बाकी जो होल के अलावा जो ये बाकी कंटेंट है उसको रेंडर कर देता है। ये इस इन होल को ये जब फिल करता है जब डेटा हमारा कंप्लीटली आ जाता है। जब डेटा कंप्लीट आ जाएगा तो ये होल को फिल कर देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको फिल कर देगा और कंप्लीट री रेंडर कर देगा। तो अभी इसको देखते कोड में, फिर वापस हम इसमें आके एक बार और देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ऐप बनाई है, मतलब वेबसाइट है सिंपल सी। तो इसमें क्या है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आता है, साइड बार आता है और यहाँ पे होम, इनबॉक्स, यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स वगैरह है, और साइन आउट पे वापस हम इस पेज पे आ जाते हैं। सिंपल सा है। अब इसका कोड देखते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे ये वर्क होगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक डैशबोर्ड फोल्डर बनाया है
उसमें लेआउट डॉट tsx है और उसमें क्या है, एक साइड बार है जो हमारा ये साइड बार है, ठीक है। और ये हमारा पूरा साइड बार है और इसमें क्या है, यहाँ पे ये इसको रेंडर कर रहा है, यहाँ पे होम को, होम, इसमें एक पेज डॉट tsx है सिंपल सा, जो होम को शो कर रहा है, इनबॉक्स, सिमिलरली यूजर्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। और मैंने क्या किया है कि एक पेज डॉट tsx में अपने मेन कंपोनेंट में मैंने वो ये वाला पेज बनाया, ठीक है, सिंपल सा, लर्न पार्शियल प्री रेंडरिंग एंड साइन अप। तो ये तो हो गया कोड। तो वापस हम अपने लेआउट डॉट tsx में जाते हैं और हम समझते हैं कि क्या, और एक और मैंने कंपोनेंट फोल्डर बनाया, उसमें यूजर डेटा बनाया और यहाँ पे मैंने मैन्युअली मतलब 5 सेकेंड का वेट करवाया। मान लो कि यहाँ पे हम कुछ भी अपना फैच वाला लॉजिक लिख सकते हैं, फैच लॉजिक, जिससे हमें डेटा मिलेगा। तो मान लो ये कुछ डेटा लाने में 5 मिनट लगाता है, जैसे मैंने बताया था ना कि डेट इस कंपोनेंट के पास डेटा आने में कुछ टाइम लगता है, तो ये 5 सेकंड लेता है डेटा लाने में, ठीक है। और फिर हम क्या करें, एक यूजर नेम लिया हमने डेविड सिटी एंड उसको हमने शो कर दिया, ठीक है। ये क्या करना है हमें, ये हमें जो हमारा कंपोनेंट है लेआउट डॉट tsx, ये वाला नहीं, ये वाला, यहाँ पे हमें इसको शो करना है। मतलब हम अपने ऐप में जाते हैं वापस, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो शो करना है। तो देखते हैं अभी स्टार्टिंग में हम कैसे कर सकते हैं। ये इसके नीचे हमें उसको शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, यूजर डेटा को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे मुझे ये शो करना है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, साइन आउट करता हूँ। अब साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये 5 सेकंड लेगा इसको लोड करने के लिए। तो देखते हैं, साइन अप पे क्लिक किया, 1 2 3 4 एंड 5, एंड उसके बाद ये ए डेव विथ सीपी जो दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है यहाँ पे जो हमने मैन्युअली दिया है। मान लो 5 सेकंड के बाद डेटा आया और देन उसने हमें ये पूरा कंपोनेंट शो किया। बट आइडियल केस में कैसा होना चाहिए कि हमें बाकी का जो जो हमारा स्टैटिक है, जो हमारा डेव विथ सीपी, होम, इनबॉक्स, यूजर, ये तो हमें तुरंत शो हो जाना चाहिए, है ना। और ये हमें बाद में मिले तो चलेगा, है ना, ये क्योंकि टाइम दे रहा है आने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल प्री रेंडरिंग का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग में जाके एक्सपेरिमेंटल क्रू करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, और यहाँ पे हम ppr पार्शियल प्री रेंडरिंग को ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा, देन हम ppr को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने लेआउट में जाता हूँ। यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक सस्पेंस कंपोनेंट ले लेंगे और इसमें क्या पास होगा, फॉल बैक इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग में भी पास कर सकते हैं ऐसे, लोडिंग डॉट डॉट डॉट, है ना। और हम यहाँ पे div भी पास कर सकते हैं। तो div कैसे पास करेंगे, div div, और यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और कुछ भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा कमिंग समथिंग, कुछ भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने अभी ये डाल दिया डेटा कमिंग, है ना। और अब अब हम इसको सेव करते हैं और वापस अपने साइन आउट पे जाते हैं। साइन आउट पे क्लिक किया हमने तो ये क्रैश हो गया। देखते हैं इसका टर्मिनल पे, या तो
इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि हमने इसमें नेक्स्ट कॉन्फ़िग में चेंजेस किए हैं, तो हमें सर्वर को अपने रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल सी करके स्टॉप करते हैं और रीस्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को। जब भी हम इसमें चेंजेस करते हैं कॉन्फ़िग फाइल में, तो हमें सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। और एक बात और, अगर हमारे मतलब अगर हमें इसमें रीस्टार्ट करने पे कोई एरर आता है, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमें npm इंस्टॉल नेक्स्ट कैनरी हमें ये इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये कैनरी वर्जन के लिए अवेलेबल है। अगर मैं अपने पैकेज डॉट जेसन दिखाऊं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ये वाला वर्जन के लिए ये यूज हो सकता है, पीपीआर है ना, प्री पार्शियल प्री रेंडरिंग, पार्शियल प्री रेंडरिंग। तो ये वाला हम इससे इंस्टॉल कर सकते हैं, npm इंस्टॉल नेक्स्ट @कैनरी। ठीक है, तो मैंने सर्वर रिस्टार्ट कर लिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो स्टिल इट्स नॉट, ये लोकल होस्ट 3000 पे वर्क रन हो रहा है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। लेट्स इट, हाँ, ये वर्क कर रहा है ना। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब वापस साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब देखना यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। जब भी जब भी ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डेटा कमिंग है ना, और बाकी का कंपोनेंट लोड हो जाना चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेटा कमिंग आ रहा है ना, और बाकी का कंपोनेंट जो है वो लोड हो रहा है। जब 5 सेकंड हुई, तो वो हिट डेव विथ सीपी बता रहा है ना। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। तो वापस हम अपने एक्सेल ड्रॉ पे चलते हैं और समझते हैं। अब क्या था, ये हमारा कंपोनेंट 1 था, जिसमें जो क्या था हमारा लेआउट डॉट टी एस एक्स। अब और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये क्या है, लेआउट डॉट टी एस एक्स कंपोनेंट है ना। और इसके अंदर क्या क्या है, होम, और होम इनबॉक्स एंड सो ऑन, है ना, बाकी चीजें। तो अब क्या हो रहा है कि, और ये हमारा क्या है, डेटा क्या है, यूजर डेटा वाला कंपोनेंट, ये वाला है ना। तो ये क्या कर रहा है, यूजर डेटा। तो ये 5 सेकंड ले रहा है इसको डेटा प्रोवाइड करने के लिए, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर डेटा को यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, बट ये डेटा लाने में 5 सेकंड ले रहा है। तो ये हमें डिले कर रहा है, इस कारण से हमारा लोड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्री रेंडरिंग क्या करेगा कि वो यहाँ पे इस कंपन यूजर डेटा के लिए एक होल क्रिएट कर देगा, जो कि इस होम और इनबॉक्स पे इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। जब भी 5 सेकंड बाद डेटा आएगा यहाँ से, मान लो 5 सेकंड बाद यहाँ से डेटा आया, 5 सेकंड बाद यहाँ से डेटा आया, वो यहाँ पे इसको इसमें फिल कर देगा, इस होल को। एंड हमें कंपोनेंट के इस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, है ना। ये बाकी का लोड हो जाएगा, और जब भी 5 सेकंड का डेटा आएगा, वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, है ना, और ये कंप्लीटली लोड हो जाएगा। तो वापस अपने इसमें देखते हैं, साइन आउट किया। अब जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे डेटा कमिंग आ रहा है ना। और जैसे ही 5 सेकंड होगा, वो AWS विथ सीपी दिखाएगा, पूरा कंपोनेंट लोड हो गया। हमें इसके लिए वेट नहीं करना पड़ा बाकी कंपोनेंट को। तो ये पार्शियल प्री रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं बाकी हमारा क्या बचा है। अपने नेक्स्ट 14 फाइल में जाते हैं, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो हमने पार्शियल प्री रेंडरिंग भी समझ लिया। तो इसमें यही बता रहे हैं, सस्पेंस से हम उसको कर सकते हैं, हम बाकी में भी यूज कर सकते हैं सस्पेंस को, बाकी अपने कंपोनेंट में जो भी हमारा कंपोनेंट है। मतलब हम यहाँ पे होल्स क्रिएट, मतलब होल्स क्रिएट कर सकते हैं जब भी उसमें डिले हो रहा होगा उसको डेटा लाने में, है ना। हम कितने भी होल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो जब भी वो डेटा पूरा आएगा, तो वो फिल हो जाएंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट था पार्शियल प्री रेंडरिंग का, ये हमने देख लिया। एंड ये सिंपल से हैं, और ये कुछ अदर चेंजेस हैं जो कि सिंपल से हैं, विच इज़
मिनिमम नोड जेएस वर्जन इज नाउ 18.17। ये नोड जेएस वर्जन 18.17 होना चाहिए, है ना। और ये सिंपल से कंसेप्ट है। तो बस यही मेन क्या, दो मेन कंसेप्ट नेक्स्ट 14 में इंट्रोड्यूस हुए, विच इज सर्वर एक्शंस जो हमने डिटेल में समझा टू डू एप्लीकेशन से, और पार्शियल प्री रेंडरिंग जो हमने अभी इससे समझा फॉल्स क्रिएट करके, है ना। तो यही था इस वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।